हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्यूआईपी डिस्कशन में। मैं हर्षानंद क्यूआईपी का इस सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो सभी बच्चे, जैसे ही आपको वीडियो मिले, रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शायद सेंटेंस इंप्रूवमेंट का दिख रहा है। कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट दैट का सब्स्टिट्यूट। स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नॉवेल। स्पाई फैमिली एक नॉवेल का नाम है, ठीक है। is that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comic format। तो uninterrupted के बदले में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सेक्वेंशियल कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल कि सेडिमेंटल लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो, अब सोचने वाली बात है, नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं, तो कोई ना कोई आंसर होगा। तो अब आप ये सोचोगे कि लॉन्गिट्यूडनल आर्ट, तो आप जानते हो कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड लंबा, तो इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट सुटेबल नहीं लग रहा है। मतलब एक, समझ रहे हैं ना, लंबे सीक्वेंस की बात उचित ठीक नहीं लग रहा है। सेडिमेंट कहने का मतलब होता है ये पानी है, इसमें थोड़े से हम धूल डाल दिए, थोड़े देर में क्या होगा, ये सेडिमेंट की तरह नीचे बैठ जाएगा। तो सेडिमेंटल आर्ट भी क्या है, कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा कुछ सुने भी नहीं होंगे कभी। अब एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल माने एग्जिस्ट करने वाला आर्ट, और सीक्वेंशियल आर्ट माने एक सीक्वेंस में आर्ट। तो आपको नहीं लग रहा पढ़ करके एक सीक्वेंस में, अगर किसी नॉवेल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो किसी एक राइटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंशियल आर्ट होता है, मतलब लिखने का एक कला कि एक सीक्वेंस में लिखेगा, है ना। तो ये ज़्यादा सुटेबल आंसर है, दैट इज वाई वी कैन कंसिडर ए एज द बेस्ट ऑप्शन। अब ये पूछोगे कि सर ये तो पढ़ने में नहीं आया या कभी पढ़े नहीं थे, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। कई एक सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है, आप प्रैक्टिस करके थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पर डे हमारे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस करिए, यही एक उपाय है। नहीं भी पढ़ोगे, देखो ग्रामर में क्या पढ़ते हो आप बताओ? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सिंटैक्स, टेंस के क्वेश्चन ले लोगे, रूल रटते रहोगे। अब जरा मुझे ये बताना कि ये सेट में कितने रूल से क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 या 3? तो यार तुम 3 क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चन के लिए पूरा ग्रामर का सरदर्द अपने सर उठा के बैठे हो, जिसमें से 4 ही रूल आने हैं, 1000 रूल रट रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई फायदा है? बहुत फायदा नहीं है। कुछ फायदा है लेकिन बहुत फायदा नहीं है। हो सकता है कि जो रूल तुम्हें ना याद आया हो, एग्जाम होने होने तक उसी वाले से क्वेश्चन आ जाए। तो प्रैक्टिस जरूरी है मेरे भाई। अभी से ठान लो, कसम खा लो कि अगर लगातार 2 महीना 3 महीना तक, अगर 3 महीना कम से कम मेरे साथ पर डे प्रैक्टिस करो, मंडे टू फ्राइडे, देखना तुम्हारा अपने आप इंग्लिश ठीक हो, नंबर बढ़ने लग जाएंगे, आईक्यू लेवल डेवलप होगा, थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, करके देखना। अगला क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि वॉइस चेंज करना है। तो एक्टिव पैसिव में हमने बताया है, देखो अगर एक्टिव से मेरे भाई पैसिव में अगर आपको जाना हो, या पैसिव टू एक्टिव जाना हो, हैड बीन रॉब्ड है, तो देखो पैसिव में दे रखा है, एक्टिव में जाना हो, तो अगर कभी भी हैड बीन प्लस V3 हो, तो एक्टिव में अगर हम ले जाएंगे इसको, तो हैड प्लस V3 में हो जाएगा चेंज। उसी तरीके से हैज हैव बीन प्लस V3 हो, तो एक्टिव में ले जाएंगे तो ये हैज हैव प्लस V3 में बदल जाएगा। उसी तरीके से इज एम आर प्लस V3 है, तो ये V1 या V5 में बदल जाता है एक्टिव में जाते समय। तो ये कुछ नियम है, पहले भी बता रखा है, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे करते रहोगे बताऊंगा। पैसिव टू एक्टिव का नियम है, तो हैड बीन प्लस V3, तो हैड देखो हैड प्लस V1 है, ये गलत है, ये हैड बीन वापस आ गया, हैड रॉब्ड एक में है और हैव बीन है। तो आप सोचो,
बताओ कौन सा आंसर आपके हिसाब से लें, बताओ कौन सा लें। मुझे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ वर्ब देखा हूं, आंसर लगा दिया। आया समझ में? अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। कहता है कि इंस्पाइट मदर्स मिल्क इज वाइटल टू अ चाइल्ड्स हेल्थ, अ नंबर ऑफ एफएमसीजी companies wrongly advertise artificially prepared infant formulas as being the best for the child। अब देखो, इसमें से एरर निकाल, इसके बदले में बढ़िया वर्ड चुनना है। तो हाँ, ये ग्रामर में है। अगर ग्रामर जो बच्चा पढ़ा होगा वो ये कर लेगा आसानी से, और बहुत क्या, बहुत डीप में अंदर जाके रूल तो है नहीं। ये ऊपर ऊपर से किसी भी चैप्टर में पढ़ लिए होगे, प्रीपोजिशन में पढ़ लिए होगे, कंजंक्शन में पढ़ लिए होगे, कहीं भी उठा के थोड़ा बहुत देख लिए होगे, सुपरफ्लुअस में पढ़ लिए होगे। तो आप एक चीज सीखे होगे, क्या सीखे होगे, कि इंस्पाइट ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। और मैं कई एक बार इसको इम्फेसाइज करके कहता हूँ कि ये एरर आता है, इसके साथ ऑफ ना लगाएं, या फिर ये पूछ देगा इसके साथ बिना ऑफ लगाए हुए। तो अब देखो, इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया है, तो या तो इंस्पाइट ऑफ लगाओ, या तो डिस्पाइट मदर्स मिल्क। ठीक है, एक तो ये हो गया। दो मदर्स मिल्क। अब हालांकि इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। तो आंसर क्या निकल रहा है कि मदर्स मिल्क के वाइटल होने के बावजूद अ नंबर ऑफ, दो मदर्स मिल्क इज वाइटल। चाइल्ड हेल्थ, अ नंबर ऑफ एफएमसीजी कंपनी रॉन्गली एडवर्टाइज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन्फेंट फार्मूला एज बीइंग द बेस्ट फॉर द चाइल्ड। क्या हो जाएगा? तो इसमें या एक तो ये है कि डिस्पाइट मदर्स मिल्क, ये वाला हमको ये तो पता चल रहा है कि ये वाला गलत है। ठीक है, अब एक और सही दे दिया है, दो मदर्स मिल्क इज। अब अगर हम जैसे ये वाला अगर लेंगे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद सीधा ये वर्ब नहीं लेना, इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट मदर्स मिल्क वाइटलिटी लेते हैं टू ए चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर प्रॉपर एक सब्जेक्ट लेना है तो हमें प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों है, इसको समझो, ध्यान से समझना। क्योंकि अगर हम प्रीपोजिशन लगा देंगे, समझना ध्यान से, प्रीपोजिशन लगा देंगे तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। प्रीपोजिशन का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, समझना ध्यान से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी आप वर्ब नहीं लिख सकते हैं। यू कैन नॉट राइट अ वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना ध्यान से? क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद यू कैन नॉट राइट ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट राइट सब्जेक्ट। क्यों? प्रीपोजिशन विल टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट, तो आफ्टर दैट यू कैन नॉट पुट अ वर्ब। और जबकि यहाँ पर ये वर्ब है, और जब ये वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। जब ये इंस्पाइट ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन या डिस्पाइट लगा देंगे तो ये भाई साहब सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल जाएंगे। और चूंकि वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा तो ये वर्ब का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ वर्ब लेता है, नहीं लेता है, सब्जेक्ट बनेगा तो लेगा। तो हम प्रीपोजिशन का झंझट ही मिटा देते हैं। हमने क्या लिया, दो मदर्स मिल्क। अगर हम कंजंक्शन दो अल्दो को ले लें तो ये ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि दो मदर्स मिल्क इज वाइटल टू ए चाइल्ड्स हेल्थ, अ नंबर ऑफ कंपनी। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी। सबको समझ में आया क्यों नहीं होगा डिस्पाइट वाला? टिक लगाए होगे, बहुत सारे बच्चे लगाए होंगे इसको। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को समझ पाए होंगे तो वेल एंड गुड। अगले क्वेश्चन में आओ। ल्यूली बाई का सिनोनिम बताना है। अब वर्ड ही ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा, सुने भी होगे बच्चों के लिए।
क्या हो जाएगा? बताया था बच्चों के लिए, क्या लोरी जो गाते हैं तो ल्यूली बाई का मतलब क्या होता है? लोरी होता है। तो लोरी क्या होता है? सॉन्ग होता है। ठीक है, तो बी इज अगेन योर करेक्ट आंसर। बच्चों के लिए ल्यूली बाई गाते हैं, लोरी गाते हैं, काइंड ऑफ सॉन्ग। ठीक है, सिंपल है ये, सबके होने चाहिए ठीक। अगला कहता है, रामू सेड वाई माई मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। अब इसका क्या चेंज करना है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। देखो क्या हो जाएगा आंसर। देखो, रामू सेड का सेड रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा दैट में, और माई मास्टर हो जाएगा हिज, ईज हो जाएगा वॉज। अब इतना ही में बना लो, सेड दैट हिज मास्टर, यहाँ वॉज है नहीं, यहाँ ईज है, यहाँ भी गलत है, तो वॉज प्लानिंग एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये बात समझ में आया? क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। देखो कितना आसान है, वर्ब को पकड़ा नरेशन में भी, वॉइस में भी, एक्टिव पैसिव में भी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आंसर निकाल लिया। कोई डिफिकल्ट है? कुछ नहीं है। अब क्यों तुम भाई सारा दिन उठा करके सर पटकते रहोगे कॉपी में? स्मार्ट वर्क करो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रोज रोज अपने आधे घंटे मेरे को दो ना। फर्जी इधर उधर भटकने से तुम्हारे नंबर, शिकायत क्या रहते हैं? नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कहाँ तक बढ़ रहे हैं? पैसेज अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, अभी तक 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपका गारंटी दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन पैसेज पहले करवा रखा है, पुराने सीरीज देखना तो पैसे समझ में आएंगे, नहीं तो फिर बाद में पैसे स्टार्ट करूँगा। 2-3 महीने पहले इस पे खूब काम करो। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो ठीक करो। अगला क्वेश्चन है, फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना। एन एगिटेटेड गैदरिंग ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी, डिस्टर्ब्ड है, ये वर्ब है, V2 है। देखो अगर एक्टिव में से पैसिव में अगर हमें बदलना है, ठीक है, अगर V2 है तो सीधा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? वॉज वर प्लस V3। V1 V5 है तो सीधा लिख सकते हो इज एम आर प्लस V3, कुछ नहीं सोचना है इसमें। ठीक है, V1 V5 का बता दिया। ठीक है, और इसके पहले थोड़ा बताया ही था, हैज हैव प्लस V3 होता है तो हैज हैव बीन प्लस V3, हैड प्लस बीन, हैड प्लस V3 होता है हैड हैव बीन प्लस V3। ये भी सुन लिए। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉज मीटिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वॉज डिस्टर्ब्ड होना चाहिए वर्ब में, इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो। वॉज डिस्टर्ब्ड ये है, लेकिन क्या है कि इसमें सब्जेक्ट देखो थोड़ा गड़बड़ है। द मीटिंग वॉज डिस्टर्ब्ड इसमें भी है, द गैदरिंग ऑफ मीटिंग इसमें नहीं है। अब इन दोनों में लोगे, इसमें है और इसमें है, तो यहाँ देखो वर्ब के बाद क्या है? द मीटिंग, तो सब्जेक्ट तो यही बनेगा ना। तो द मीटिंग किस में है? इस वाले में है। और इसमें क्या है समस्या, कि पूरा सेंटेंस ही नहीं है, तो अधूरा सेंटेंस तो कभी हम आंसर लेते नहीं है ना, पूरा ही सेंटेंस आंसर होगा। तो बच गया आपका सी। तो आंसर क्या लेंगे हम? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है, कहता है कि द गार्ड डिड नॉट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन, सो ही ऑर्डर्ड द ग्रुप टू स्टेप बैक टू अवॉइड एनीथिंग डैश। अब समझना, इस क्वेश्चन में कहता है कि गार्ड ऐसा नहीं चाहता था कि कुछ बुरा हो। क्या हो? कुछ बुरा हो, इसलिए ग्रुप को क्या ऑर्डर कर दिया? टू स्टेप बैक, वापस हो जाओ, टू अवॉइड एनीथिंग डैश। अब बुरा होने वाला ही कोई आंसर होगा ना इसमें से, पीछे हट रहा है तो बुरा होने वाला ही कोई आंसर होगा। सोचना ध्यान से, देखो लॉजिक की बात है।
कोई ग्रामर के रूल में इसको पढ़ने से तुम्हारा ये आंसर नहीं निकल के आएगा मेरे भाई। इसका आंसर तभी आएगा जब आप लॉजिकली सोचोगे। वो कहाँ से मिलेगा? क्यूआईपी डिस्कशन से मिलेगा। समझना मेरी बात। तो एनीथिंग डिप्लोमेटिक में तो क्या बुरा हो रहा है? हैबिचुअल माने क्या बुरा हो रहा है? कस्टमरी माने कोई कस्टम रीति रिवाज, क्या बुरा हो रहा है? टेरिबल। इसमें बुरा हो रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए? टेरिबल होना चाहिए। एनीथिंग टेरिबल। बात खत्म हो गया, है ना? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेंटेंस अरेंजमेंट है क्या? करेक्ट फॉर्म, मीनिंगफुल। सेंटेंस अरेंजमेंट है, पढ़ो, लंबा है। देखो, it is almost a definition of a gentleman to say he is one who never inflicts। अब इट किसके लिए लाया है? ये पहला सेंटेंस हो भी सकता है जनरली, वैसे तो नहीं होना चाहिए। ही इज मेनली ऑक्युपाइड। जेंटलमैन के लिए अगर ही लिया हो तो ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। द ट्रू जेंटलमैन इज इन लाइक मैनर केयरफुली अवॉइड्स वॉट एवर मे कॉज अ jar or a jolt in the minds of those with whom he is cast, all clashing of opinion or collision of feeling, restraint or suspicion, his benefits। तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि सी से हो सकता है क्या? अ ट्रू जेंटलमैन इज लाइक इन लाइक मैनर केयरफुली अवॉइड्स, और इट इज डेफिनेशन ऑफ ए जेंटल। नहीं, देखो, इट इज ऑलमोस्ट, हो भी सकता है। अच्छा, तो सी से है ही नहीं कोई ऑप्शन मेरे भाई। अब देखो, सी वाला से होता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, क्योंकि सी से कोई ऑप्शन है ही नहीं। और सी कह रहा है कि एक ट्रू जेंटलमैन इज लाइक ए मैनर केयरफुली, कई एक सारे उसके मैनर बता रहा है, और ये कह सकते थे कि इट इज ऑलमोस्ट अ डेफिनेशन ऑफ ए जेंटलमैन। तो यही वाला डेफिनेशन, तो सी के बाद ए ले लेते अगर सी से रहता तो। लेकिन वैसे तो कुछ है ही नहीं। तो अब सी के बाद कुछ है ही नहीं, तब बी से तो सेंटेंस ही बन ही नहीं रहा है। ए से हम कह रहे हैं, डी से बन ही नहीं रहा है, तो बना क्या? ए बी सी डी। फिर तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता ही है। ना, हिज बेनिफिट्स मतलब जेंटलमैन के ही बेनिफिट्स की बात करें तो डी से नहीं बनेगा, हटा दो। ठीक है, बी से ही होना चाहिए फिर, मतलब ए ए बी सी डी फिर ए से ही होना चाहिए। और ए से एक ही ऑप्शन है। हालांकि बढ़िया पैराग्राफ है, लेकिन ऑप्शन इतना एकदम इजी दे दिया है कि बहुत कुछ तीन पांच करने का जरूरत ही नहीं है, आराम से निकल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके दिखाओ। एरर पता करना है, सिंपल होगा ये भी, देख पढ़ूं। कहता है कि बाई दिस टाइम, ये करवा रखा है मेरे भाई, पिछले क्लास में भी करवाया था। कई एक बार करवा रखा है, बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। कभी भी आप, हम मोडाल का जब यूज करते हैं, अरे यार मकड़ी आ गई खा गई लगता है, मोडाल प्लस वी वन लगता है। तो आप कभी नहीं कर सकते कि आई कैन सैंग वेल, गलत होगा। क्या होगा? आई कैन सिंग वेल होगा। उसी तरीके से आप कभी नहीं कह सकते हैं कि आई विल हैज चाहे हैड, गलत हो जाएगा। आई विल के साथ हैव, क्योंकि हैव ही वी वन है। तो साफ साफ दे रखा है, आई विल हैड गलत है, आई विल हैव होगा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। मोडाल के बाद अब बताओ, इतना ग्रामर के रूल रटे, क्या कुछ से क्वेश्चन आ रहा है? तो मोडाल के एकदम बेसिक सा रूल, सिंपल सा रूल, जो मोडाल में पढ़े होगे, वर्ब में पढ़े होगे, टेंस में भी पढ़े होगे, समझ रहे हैं?
क्यों? क्योंकि टेंस में पढ़े होगे बाय द टाइम लिखा रहता है, तो ये वाला क्लॉज किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में होता है, पढ़े होंगे ये। चलो कोई बात नहीं है, तो प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको चुनना है OCCSION, इलोपमेंट ELOPEMENT, एटिकेट ATTIQUET, रेशनलाइजेशन RATIONALISATION। वो तो आखिरी वाला ठीक ही लग रहा है ना? बताओ, स्पेलिंग वाला में थोड़ा बहुत गलत होगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि स्पेलिंग वाला में क्या है, सबका ठीक होना भी मुश्किल है जब तक वो पूरी तरीके से परफेक्शन नहीं पाता है। क्या हो जाएगा? ओकेजन ठीक है, रेशनलाइजेशन ठीक है, ELOP, इलोप का होता है ELOPE, लगा दिया इलोपमेंट, ये भी ठीक है। तो एटिकेट का स्पेलिंग गलत होता होगा, ETTIQUE शायद होता है ऐसे कुछ, ETIQUET होता है या डबल टी तो होता है, अब ये सिंगल टी रहेगा या क्या रहेगा वो देख लेना। एटिकेट का स्पेलिंग कुछ ऐसा होता है, बाकी सब ठीक लग रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। अब ये भी ईडियम में बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वोल्फ, भेड़िया को अपने दरवाजे से दूर रखना। भेड़िया को अपने, तो भेड़िया किस चीज को बोलते हैं? भूखमरी को भेड़िया बोलते हैं कहावत में। तो अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी को बोलते हैं। तो स्केप स्टारवेशन, स्टारवेशन भूखमरी से दूर रहने की बात हो रही है, मुहावरा है। ठीक है, आगे बढ़ जाना। अगला कहता है कि शी इज एनफ वाइज। अब इसमें क्या फिर से एरर पता करना है। अब ये थोड़ा सा ठीक ठाक एक क्वेश्चन पूछ दिया है, इसमें भी बहुत ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, एडजेक्टिव में भी पढ़े हो, एडजेक्टिव में भी पढ़े हो, एडवर्ब में भी पढ़े हो। क्या पढ़े हो? कि जो एनफ का यूज होता है नाउन के पहले होता है, यूज बिफोर नाउन, और एडजेक्टिव के बाद होता है। एनफ क्या है? एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। एडजेक्टिव के एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज होता है। ठीक है, एनफ इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। वो भी एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। एनफ इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस वाले में देख लो। अब भाई साहब, वाइज तो बुद्धिमान होना नाउन एडजेक्टिव ही तो है, तो वाइज एनफ होना चाहिए। शी इज नॉट, शी इज नॉट वाइज एनफ टू इंटरफेयर, नॉट को भी उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? शी इज। इसी में एरर हालांकि लगाएंगे, नॉट वाले को तो छोड़ दो। ठीक है, शी इज नॉट वाइज एनफ टू इंटरफेयर इन देयर मैटर once being insulted publicly by them. या शी इज वाइज इनफ नॉट टू इंटरफेयर। अच्छा, नॉट ये भी ठीक है, नॉट यहाँ रहने देता भी ठीक है, इन्फेसाइज कर रहा है शी इज वाइज इनफ नॉट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स, मतलब वो बुद्धि, इतनी बुद्धिमान है कि मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो नॉट का पोजीशन अपना ठीक है। तो हमारा गलती सी में है, नॉट का पोजीशन कभी कभी इम्फेसाइज करने के लिए चेंज होता है। नॉट टू इंटरफेयर इन द मैटर, पॉजिटिव सेंटेंस में ले लिया है। वन हु इज रैदर फस्टिडियस, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। फस्टिडियस मतलब हठी हो। वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? पंक्टिलियस बोलते हैं, मेटिकुलस बोलते हैं, केयर फ्री बोलते हैं, कि टेम्पचुअस बोलते हैं? टेम्पचुअस, बताओ। नारायण नारायण।
क्या हो जाएगा? टेम्पचुअस मतलब क्या होता है कि बहुत जिसका स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उसको बोलते हैं टेम्पचुअस। पंक्चुअल है, अच्छा पंक्टिलियस नहीं, पंक्चुअल है। पंक्चुअल मन तो जानते ही हैं, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। मेटिकुलस तो आंसर हो जाएगा इसका फिर। मैं तो पंक्टिलियस सोच रहा था, केयर फ्री तो होगा नहीं। ठीक है, तो बी इज सी इज योर करेक्ट आंसर। फस्टिडियस माने यहाँ हो गया वन हु इज रादर फस्टिडियस, मतलब क्या होता है कि ही समवन हु इज कंसर्न्ड विद डिटेल्स, किसी चीज डिटेल्स के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होना। अगला है an awkward neither grammatically accurate sentence is the result of center implementing। an awkward unless grammatically accurate sentence। What God? देखो, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि an awkward एक आइडिया यहाँ दिया, एंड एक्यूरेट। यहाँ पर awkward माने निगेटिव है, और यहाँ एक्यूरेट जो लिखा है ये पॉजिटिव है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपका रूल रेगुलेशन काम नहीं करेगा। awkward निगेटिव वर्ड है और एक्यूरेट पॉजिटिव वर्ड है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव को अगर आपको जोड़ना है तो कंजंक्शन आपको क्या लेना पड़ेगा? कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन में पढ़ा रखा है। An awkward but grammatically accurate sentence is the result of center implementing। An awkward beyond grammatically, डी ही ठीक लग रहा है भाई पढ़ने वढ़ने से। ठीक है, awkward but grammatically accurate sentence is the result of। क्यों? क्योंकि दो अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को प्रेजेंट करते हैं निगेटिव पॉजिटिव को, तो बट शुड बी यूज्ड। ठीक है, कोई डाउट है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है शी वॉज इंगेज्ड टू बी मैरिड टू हिम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शी वॉज इंगेज्ड। बेट्रोड, बिट्रेड। बिट्रेड माने देखो होता है धोखा देना, धोखा देना। बेस्टो मतलब किसी चीज को प्रदान करना, प्रदान करना। जैसे गॉड हैज बेस्टोड अस विथ ब्यूटीफुल सराउंडिंग, ब्यूटीफुल ट्रीज, रिवर्स एंड एवरीथिंग। तो बच गया बेट्रोथ्ड और बैप्टिजाई, बैप्टाइज्ड। अब इसी दोनों में से इंगेजमेंट को क्या बोलते हैं? कभी सुने हो तो देखो। क्या हो जाएगा? शी वॉज इंगेज्ड टू बी मैरिड टू हिम। बेट्रोथ्ड, ठीक है। क्या होगा? इसका मतलब एक ये होता है शायद कि जैसे हम लोगों में सेक्लूशन है, धार्मिक स्नान होता है, तो बैप्टाइज मतलब क्रिश्चियन धर्म में जो पवित्र पवित्र करने का जो विधि है उसके लिए इस्तेमाल करता है। बैप्टाइज कहने का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन रिलीजन, इफ समवन इज प्यूरिफाइड बाय होली वाटर इट इज कॉल्ड बैप्टाइज्ड। तो ये कट गया, तो बेथ्रोड कहने का मतलब होता होगा इंगेजमेंट हो जाना। अगला मीनिंग पे आ जाओ। So the most appropriate direct form of the given sentence। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया और डायरेक्ट ढूंढना है। द स्पोर्ट्स टीचर टोल्ड, टोल्ड रहा होगा तो सेड टू रहा होगा। ठीक है, टी द प्रिंसिपल। दैट रहा होगा मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इफ देयर रहा होगा मतलब आवर रहा होगा। इफ आवर स्कूल वांटेड, वांटेड रहा होगा इसका मतलब वांट्स, वांट रहा होगा। इफ आवर स्कूल वांट्स टू स्टार्ट अ स्पोर्ट्स क्लब वी विल नीड टू बाई सम। फिर यहाँ वी विल नीड टू बाई सम क्रिकेट किट्स, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। इतने हमने चेंज कर दिया। अब इसमें मिला लो कितने ऑप्शन मिलते हैं। स्पोर्ट्स क्लब से टू द प्रिंसिपल इफ देयर स्कूल, गलत। बी में आ जाओ, से टू द प्रिंसिपल
इफ आवर स्कूल, ठीक है। wants to start a sport club, we will need to buy some, ये ठीक लग रहा है। बाकी अभी और ऑप्शन है। प्रिंसिपल देयर स्कूल, गलत, काट दो इसको। इफ योर स्कूल, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन से हमारा मैच कर गया। जो हमारा आर है ना, इसमें एक ही ऑप्शन में है, किसमें है, बी में है, कि इफ आवर स्कूल, आवर रहा होगा तो तभी तो देयर हुआ होगा। तो इतना छोटा पॉइंट से क्या करना है भाई, नरेशन के इतने नियम रट के फायदा ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात कर लें। नेक्स्ट कहता है कि अच्छा ये तो वही है। कहता है कि फाइंड ए वर्ड दैट इज द सिनोनिम ऑफ ट्राइट। ट्राइट का सिनोनिम बताना है। ट्राइट मतलब क्या होता है? कॉमन प्लेस माने जानते हो, क्लेवर माने चतुर होना, ब्रीफ माने शॉर्ट में होता है, इम्प्यूडेंट मतलब क्या होता है, ही इज वेरी इम्प्यूडेंट पर्सन, मतलब थोड़ा सा जिद्दी टाइप का, नासमझ टाइप का, बेवकूफ टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, क्लेवर होगा कि ब्रीफ होगा कि इम्प्यूडेंट, मतलब क्या होता है इम्प्यूडेंट, मतलब थोड़ा बेवकूफ टाइप का, मतलब रफ बिहेवियर वाला व्यक्ति को इम्प्यूडेंट बोलते हैं। तो ट्राइट को, कॉमन प्लेस को बोलते हैं ट्राइट। ए इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कोई जुगाड़ नहीं लग पाया, जुगाड़ सोच रहा था ताकि समझाऊं, तो याद रहेगा तभी बनेगा ये। ठीक है। द विलेजर्स वर फ्लैब फ्लैब flabbergasted that they were going to get electricity। सिनोनिम बताना flabbergasted का। The villagers were flabbergasted that they were going to, dumbstruck, acid माने सहमत होना, rare माने जानते हैं, scorn, belittle, scorn माने डांटना होता है, dumbstruck मतलब एकदम स्तब्ध रह जाना। तो सिनोनिम ही बताना है, तो dumbstruck ही लग रहा है ठीक ठाक। क्या होगा? The villagers were dumbstruck that, एसिड माने सहमत होना, वर्स एसिड, देख ये क्या होगा आंसर। मुझे तो वही लग रहा है, डम स्ट्रक ही लग रहा है। ठीक है, डम स्ट्रक कहने का मतलब क्या, स्तब्ध रह जाना। बाकी तो सबका मीनिंग सिंपल है, मेरे हिसाब से तो ए ठीक लग रहा है। ठीक है, विलेजर्स मतलब को इलेक्ट्रिसिटी मतलब तो एकदम स्तब्ध रह गए बस। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई नो यू हैव बीन रियली बिजी विथ योर वर्क, बट कैन यू जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। क्या है, ईडियम है। रियली बिजी मतलब शो अंडर, थ्रू थिक एंड थिन मतलब तीन हवा, हर जम्प्ड ऑन द क्लाउड नाइन। थ्रू थिक एंड थिन कहने का मतलब होता है हर परिस्थिति में मेरे भाई, हर परिस्थिति, मोटा समय भी पतला समय भी, मतलब हर परिस्थिति में। जम्प्ड ओवर द बैंड वैगन का मतलब, ऑन क्लाउड नाइन मतलब आज मैं ऊपर, सातवें आसमान में होना, क्लाउड में, इसका मतलब बी हैप्पी होता है। स्नोड अंडर कहने का मतलब शायद बिजी होना होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्नोड अंडर का मतलब शायद बिजी होना होता है, तो वही होना चाहिए आंसर। जम्प्ड ऑन द वॉन्ड वैगन कहने का मतलब ये तो खुश होने से रिलेटेड है, तो ये भी तो होगा नहीं। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें भी मान लो मेरे को नहीं पता, तो मैंने किसी न किसी तरीके से आंसर तो निकाल ही लिया ना इसका आंसर। ठीक है, मान लो इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, तो आंसर निकल गया फिर भी। तो होता है इस तरीके से, यही छोटे छोटे ट्रिक सीखने हैं आपको। दो चार वर्ड अगर आता है, हाउ हैव यू कम डैश सच ए प्रीसियस डायमंड। अब देखो, कम अपॉन नहीं होता, ये पढ़ा रखा है हमने, ये पूछता ही अगर फ्रेज में पूछेगा तो कम अक्रॉस होता है। तो कम अक्रॉस कहने का मतलब होता है टू मीट सडनली, किसी चीज से अचानक मुलाकात होना, मुलाकात होना। तो कम अक्रॉस, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके अलावा आगे बात कर लें। पैसेज आ गया, तो पैसेज इसको पढ़ लेना। पहले पढ़ने का तरीका हमने बताया कि पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन के बाद ही पैसेज पढ़ना, तो ज़्यादा मजा आएगा। छोटा सा पैसेज है,
ठीक है। क्वेश्चन 46 कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ रिच पीपल लिविंग इन कम्यून्स। रिच पीपल जो कम्यून्स में रह रहे हैं उनका एडवांटेज क्या है। तो मैं आपको आंसर आंसर बता देता हूँ। क्या हो जाएगा, सो दैट कम्यून्स बिलोंग टू रीच एंड देयर स्टैंडर्ड लिविंग गेस्ट अपलिफ्टेड, सो दैट ऑल ऑफ देम। इसका पैसेज के हिसाब से इसका आंसर दे रखा है ए है। ठीक है, पैसेज के हिसाब से आंसर ए दे रखा है, आप पढ़ना उसके बाद आपको पता चलेगा। हु ऑल हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ कम्यून्स, तो इसका आंसर एवरीबडी है, हर कोई हर के कंट्रीब्यूशन से कम्यून्स बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ कम्यून वुड बी प्रेफर। पैसेज के हिसाब से तो दैट कम्स आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इंटेलिजेंस एंड आउट ऑफ जनरसिटी। दया भावना से, प्रेम से जो बने वही कम्यून ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात करें। कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज नॉट नेसेसरली ट्रू अबाउट दोज हु आर नॉट रिच इन द सेंस ऑफ बीइंग वेल्दी। तो इसका क्या हो जाएगा, दे मे नॉट बी वेल्दी बट दे मे बी रिच एज पेंटर्स, पोएट्स एंड डांसर्स और सिंगर्स। धन के मामले में कोई भले वो समृद्ध ना हो, लेकिन वो कोई पेंटर हो सकता है, डांसर हो सकता है, पोएट हो सकता है, ये भी एक रिचनेस ही है, अमीरी ही है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इतने बड़े अमीर थे लेकिन आखिरी दिनों में भूखमरी से शायद उनकी डेथ हुई थी। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन आज भी वो जीवित हैं। शरीर उनका मर गया लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हैं अपनी किताबों के माध्यम से, अपने लेख लेख के माध्यम से। अगला कहता है कि इंग्लिश एंड सजेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। मेकिंग द होल वर्ल्ड रिच, वेल्थ इज क्रिएटिविटी नहीं, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है। पुअर और नॉट आवर सर्वेंट, शेयर योर मनी नहीं, मेकिंग द होल वर्ल्ड रिच, किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति को रीच बनाने का मकसद है पैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। रिक्वेस्ट है कि पैसेज को जरूर शेयर करिएगा। जो बच्चे बाद में देखेंगे, जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो तो पैसेज किए हुए हैं, जो गुरुकुल के बच्चे नहीं है, बाहर के जो बच्चे देखते हैं, उनके लिए क्या है कि ये वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है ना, और पैसेज करना है, सॉल्व करना है, और कितना क्वेश्चन सही होना है आप कमेंट करके बताएंगे कि पैसेज में मेरे इतने हुए थे, और नंबर भी आपको बताने हैं कि टोटल नंबर आपके कितने सही। ठीक है, मिलते हैं फिर। नारायण नारायण, जय हिंद।